Assalamu alaikum. I hope you all doing well. I'm Advocate Nazम वड़ाइच। तो जो हमने रेवेन्यू लॉज के हवाले से सीरीज शुरू की थी, आज उसका तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के चैप्टर 2 और 3 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स को किस तरह से डिवाइड किया जाता है। उसके बाद जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट और पावर्स क्या है। तो इसके चैप्टर 2 की अगर हम बात करें तो ये डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। सेक्शन 5 कहता है द प्रोविंस टू बी डिवाइडेड इनटू डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। गवर्नमेंट कैन create divisions and districts by notification. A division consists of two or more districts. Government can vary the number or limits of divisions or district. सेक्शन 5 में वो क्या कहता है, वो कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट कर सकती है। एक डिवीजन दो या उससे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट पे मुश्तमिल हो सकती है और गवर्नमेंट इनकी टाइम टू टाइम इनकी लिमिट्स बढ़ा या कम कर सकती है। तो इसमें क्या चीज नोट करने वाली है, गवर्नमेंट कि कौन जो है वो डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स को बनाता है। तो वो गवर्नमेंट बनाती है। और किस तरह? थ्रू नोटिफिकेशन। और किसी भी डिवीजन में जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं और इनकी तादाद जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितनी है। सेक्शन 6 में वो कहता है कि डिस्ट्रिक्ट टू बी डिवाइडेड इनटू सब सेक्शन सब डिवीजन्स। गवर्नमेंट कैन डिवाइड डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन्स और तहसील। A subdivision may consist of one or more tehsils. Government can vary the number or limit of subdivisions or tehsils. देखिए, पहले हम हमारे पास था प्रोविंस जिसको हमने डिवाइड किया डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स में। फर्दर हम सेक्शन 6 में वो कहता है कि इन डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर सब डिवीजन्स या तहसील में डिवाइड किया जा सकता है। और कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी थ्रू नोटिफिकेशन। तो जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको आगे डिवीजन सब डिवीजन्स और तहसील में। सब डिवीजन में कब करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है और उसकी जो तहसीलें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं या जो तहसीलें हैं वो बहुत बड़ी हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि उन बड़ी तहसीलों को जो है वो एक सब डिवीजन करार देगी। वो कोई एक डिवीजन को भी दे सकती है या दो तीन को इकट्ठा करके वो उनको एक सब डिवीजन बना सकती हैं, या वो डायरेक्ट उन डिस्ट्रिक्ट्स को आगे तहसीलों में डिवाइड कर देंगे। तो इधर ये देखें, यहाँ से आपको मजीद क्लियर होगा कि सबसे पहले हमारे पास प्रोविंस है। प्रोविंस को डिवाइड किया डिवीजन्स में, क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन। आगे उन डिवीजन्स को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया, ये भी कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। अब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें फर्दर या सब डिविजन्स में डिवाइड किया जाएगा या डायरेक्टली तहसीलों में डिवाइड किया जाएगा। वही बात, डिपेंडिंग के वो तहसीलें कितनी बड़ी हैं, वहाँ पे काम कितना है, उस हिसाब से जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें आगे सब डिविजन्स और तहसीलों में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है। अब आगे आ जाए चैप्टर 3 पे। तो चैप्टर 3 जो है वो अपॉइंटमेंट और पावर्स हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स की। तो सेक्शन 7 कहता है क्लासेस जो रेवेन्यू ऑफिसर्स की हैं, ये मैं आपको पहले लेक्चर से बताता आ रहा हूँ। ये बात वही दोबारा यहाँ पे है, देयर शैल बी द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। सबसे पहले हमारे पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा, फिर कमिश्नर होगा, फिर उसके बाद कलेक्टर होगा, फिर असिस्टेंट कमिश्नर, फिर असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 एंड असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2। अब ये जो असिस्टेंट कमिश्नर है यहाँ पे, ये सिर्फ पंजाब में अमेंडमेंट करके इसको ऐड किया गया है। बाकियों में ये असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे नहीं है। कलेक्टर के बाद डायरेक्टली असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 एंड असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 है। तो देखें, सबसे पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि एक प्रोविंस में एक ही होता है। पंजाब का अपना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, सिंध का अपना है, केपी का अपना है, बलूचिस्तान का अपना है।
और इसके आगे मेंबर्स होते हैं, और जो मोस्ट सीनियर मेंबर होता है उसको SMBR कहते हैं, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नीचे कमिश्नर्स आते हैं, जो कि कहाँ पे अपॉइंट होते हैं, डिवीजन्स में। फिर उसके बाद कलेक्टर्स, कलेक्टर्स कहाँ पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में। कलेक्टर्स यूजली जो आपके डिप्टी कमिश्नर होते हैं वही कलेक्टर्स होते हैं। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर, इनको आमतौर पे सब डिवीजन्स में लगाया जाता है। जैसे ऊपर मैंने बताया कि अगर कोई बड़ी तहसील है या कुछ तहसीलों को इकट्ठा किया तो उनके ऊपर एक जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर लगा दिया जाएगा। उसके बाद असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 और असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 ये तहसीलों में लगते हैं। सेक्शन 8, appointment of commissioners and collectors. The government shall appoint a commissioner of a division and a collector of a district. वही बात जो पहले की कि जो गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी कमिश्नर को एक डिवीजन में और कलेक्टर को एक डिस्ट्रिक्ट में। Section 9, additional commissioners and additional collectors. Government can appoint additional commissioners for a division and additional collector for a district. Their primary role is to assist and support the commissioner and collector in performing their duties. अब वो आगे कहता है कि चलो कमिश्नर और कलेक्टर्स तो लग गए, लेकिन अगर कोई बड़ी डिवीजन है या बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं तो वहां पे एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल कलेक्टर्स भी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपॉइंट कर सकती है, और उनका काम होगा कि वो कमिश्नर और जो कलेक्टर है उनको असिस्ट करेंगे। ठीक है। आगे हमारे पास सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 में वो कहता है कि असिस्टेंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट कलेक्टर्स, वही बात कि जो गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर सकती है मल्टीपल असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कलेक्टर्स को, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को डिस्ट्रिक्ट्स में जो जो उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो वो उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर है। असिस्टेंट कमिश्नर में भी गिवन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए सब डिवीजन एंड कैन बी ग्रांटेड द पावर ऑफ ए कलेक्टर। तो असिस्टेंट कमिश्नर जो है उसको कहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, सब डिवीजन में, और अगर गवर्नमेंट फील करे तो वो असिस्टेंट कमिश्नर को कलेक्टर्स की पावर भी दे सकती है। फिर उसके बाद an assistant collector grade 1 can be assigned the power of collector in certain cases. They must exercise those power under collector's control. तो क्या है कि अगर किसी असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 को या असिस्टेंट कमिश्नर को कलेक्टर्स के अख्तियारात दिए जाते हैं तो वो अपने अख्तियारात जो हैं वो कलेक्टर के अंडर रहते हुए एक्सरसाइज करेगा। उसके बाद सेक्शन 11, तहसीलदार। The तहसीलदार is the chief revenue officer at तहसील लेवल। तो तहसीलदार जो है वो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर होता है कहाँ पे, तहसील लेवल पे। He is responsible for handling local revenue administration within his assigned तहसील। तो क्या है कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो जो लोकल रेवेन्यू है उसको एडमिनिस्टर करेगा उस तहसील में जिस पे उसको लगाया गया है। A Tahsildar can exercise the power and perform the duties of an assistant collector as may be conferred by the Act। तो वो वाली सारी पावर्स और फंक्शंस और ड्यूटीज परफॉर्म करेगा जो इस एक्ट में उसको दी गई हैं। सेक्शन 12, अपॉइंटमेंट टू बी नोटिफाइड। तो वो कह रहा है कि जितनी भी अब ये जो हमने किया है ऊपर के जी, ये अपॉइंटमेंट होंगी कलेक्टर की, कमिश्नर की, तो ये सारी जुबानी बातें नहीं होगी। जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होंगी गवर्नमेंट की वो थ्रू नोटिफिकेशन होंगी। कोई भी अपॉइंटमेंट जबानी कलामी नहीं होगी, सारी अपॉइंटमेंट जो है वो थ्रू नोटिफिकेशन होगी। आगे जी, अब हम ने ऊपर देखा कि जी किस तरह से इनकी अपॉइंटमेंट क्लासेस क्या है, इनकी अपॉइंटमेंट क्या होगी, ऑफिसर्स कौन कौन से होंगे। अब हम देख लेते हैं कि जी इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किस तरह से होगा। तो सेक्शन 13 में वो यही बताता है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होगी,
गवर्नमेंट होगी। ठीक है। उसका जनरल कंट्रोल तमाम रेवेन्यू ऑफिसर्स पे होगा, लेकिन स्पेसिफिक कंट्रोल उसका जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पे होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट होगा। उसके बाद होगा कमिश्नर। कमिश्नर का जनरल कंट्रोल कलेक्टर और बाकी रेवेन्यू ऑफिसर पे होगा, लेकिन स्पेसिफिक कंट्रोल उसका कलेक्टर्स पे होगा। और जो कलेक्टर है उसका सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स उसके नीचे जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 2, और उसके नीचे जो पटवारी और जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो सारे उसमें के कलेक्टर के कंट्रोल में होंगे। ठीक है। सेक्शन 14, पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस एंड विड्रॉ एंड ट्रांसफर केसेस। अब जो पावर है, जो इनके काम क्या है, वो कौन इनको जो है वो असाइन करेगा, तो वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जो बाय रिटन ऑर्डर जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर्स को जो है वो उनके काम असाइन करेगा। और उसके पास ये भी पावर होगी कि वो जो केसेस रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास हैं उनको वो जो है वो विड्रॉ भी कर सकता है। और यही पावर कमिश्नर और कलेक्टर के पास भी है कि वो भी अपने जो सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनके पास जो केसेस हैं उनको वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं और वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो जब अगर हम कहें कि जी एक केस है किसी तहसीलदार के पास या किसी असिस्टेंट कलेक्टर के ग्रेड 1 के पास लगा हुआ था, तो वो विड्रॉ किया गया है, तो वो अगर विड्रॉ किया गया है तो वो उसको किस तरह से डील किया जाएगा। तो उसमें कहता है कि दी अथॉरिटी डेट विड्रू इट्स, जो उसको विड्रॉ करेगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर और द कलेक्टर। ठीक है। तो जो उसको विड्रॉ करेगा वो ही उसको डिसाइड करेगा, या वो क्या करेगा, अनदर रेवेन्यू ऑफिसर साइन बाय दैट अथॉरिटी, या वो किसी और रेवेन्यू ऑफिसर को वो केस ट्रांसफर कर देगा कि ये आप डिसाइड करें। फॉर एग्जांपल, अगर केस एक असिस्टेंट कमिश्नर के पास है, एक सब डिवीजन का असिस्टेंट कमिश्नर है, उसके पास को केस है, तो कमिश्नर या कलेक्टर वो केस उससे विड्रॉ करके या तो खुद उसको डिसाइड करेगा, या वो किसी और उसी रेवेन्यू ऑफिसर को, जो उसकी कंपिटेंट रेवेन्यू ऑफिसर होगा उसके लेवल का, उसको वो ट्रांसफर कर देगा कि वो उसको डिसाइड करे। ठीक है। नो रेवेन्यू ऑफिसर कैन हैंडल ए केस आउटसाइड देयर जुरिस्डिक्शन। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसने अगर कोई केस विड्रॉ किया है उससे, तो वो उसको किसी दूसरी तहसील के या किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को वो ट्रांसफर कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। वो केस वहीं के रेवेन्यू ऑफिसर्स जिसके पास जुरिस्डिक्शन है सिर्फ वही उसको डिसाइड करेगा। आगे सेक्शन 15, combination of offices, government can give additional charge to any competent officer। तो इसमें ये सिंपली क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी ऑफिसर को एडिशनल चार्ज भी दे सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 है तो गवर्नमेंट उसको असिस्टेंट कमिश्नर का एडिशनल चार्ज भी दे सकती है, या कोई असिस्टेंट कमिश्नर है तो उसको कलेक्टर का एडिशनल चार्ज भी दे सकती है। उसके बाद पहले हमने बात की इनकी क्लासेस की, रेवेन्यू ऑफिसर्स की, फिर इनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात की। अब हम इनकी पावर्स की बात करते हैं। तो जो सेक्शन 16 है वो कहता है जी, कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। गवर्नमेंट may by notification can give any person all or any of the powers of a commissioner and collector and can also withdraw such power। तो वो क्या कहता है कि गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, ये जो अल्फाज है ना, गवर्नमेंट कौन करेगा किस तरह से करेगा, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको जरा ध्यान से देखा करें कि गवर्नमेंट कौन करेगा। द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन कैन गिव पावर, can give any person all or any of the power of commissioner or collector and can also withdraw
सच पावर्स। तो वो कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी बंदे को कमिश्नर की या कलेक्टर की पावर्स जो है वो दे सकती है, और सेम पावर वो विड्रॉ भी किसी कमिश्नर या कलेक्टर से विड्रॉ भी कर सकती है, वापस भी ले सकती है। दूसरा इसमें वो कहता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाय नोटिफिकेशन कैन गिव any person all or any of the power of an assistant collector and can also withdraw such powers। अब गवर्नमेंट जो है वो किसकी, कमिश्नर और कलेक्टर को कोई एडिशनल पावर दे सकती है और वापस ले सकती है। उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो असिस्टेंट कलेक्टर्स को पावर दे सकता है या उससे विड्रॉ कर सकती है। उसके बाद a person on whom powers are conferred can exercise them within specific local limits and for specific classes of cases as directed by the government or board of revenue। इसमें वो कहता है कि अगर कोई बंदा है उसको कोई पावर्स दी गई हैं, जैसे हमने ऊपर बात की कि गवर्नमेंट किसी कमिश्नर को या कलेक्टर को पावर दे सकती है या ले सकती है, या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो किसी असिस्टेंट कलेक्टर को पावर दे सकता है या ले सकता है। तो इधर वो कहता है कि जो भी पावर्स दी जाएंगी किसी बंदे को वो उस स्पेसिफिक लिमिट में उनको एक्सरसाइज करेगा जिसमें वो जो है वो अपॉइंट है, तो उसी में ही वो उसको एक्सरसाइज कर सकता है उन पावर्स। आगे वो कहता है कि अगर कोई बंदा है उसको पावर दी गई है कमिश्नर की या असिस्टेंट कलेक्टर की, तो वो जिस बंदे की भी उसको पावर दी गई है तो वो यही समझा जाएगा कि वो ही कमिश्नर है। फॉर एग्जांपल अगर किसी असिस्टेंट कलेक्टर को जो है वो कलेक्टर की पावर दे दी गई है तो वो असिस्टेंट कलेक्टर नहीं उसको कहा जाएगा, फिर उसको कलेक्टर ही समझा जाएगा, और वो तमाम जो पावर्स एक कलेक्टर की होती हैं वही वो बंदा परफॉर्म करेगा। आगे सेक्शन 17 है, इसमें वो कहता है कि फंक्शंस क्या है रेवेन्यू ऑफिसर के। तो जो फंक्शंस हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो डिटरमिन करेगा उनके फंक्शंस। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल डिटरमिन द फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर अदर देन दोज मेंशन्ड इन दिस एक्ट। के इस एक्ट में जो फंक्शंस तो दिए गए हैं वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को उनको नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इसके अलावा जो फंक्शंस हैं वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिटरमिन करेगा कि इस एक्ट के अंदर ये दिया गया जी तहसीलदार ये काम करेगा, असिस्टेंट कलेक्टर ये करेगा, कलेक्टर ये करेगा। तो वो तो इस एक्ट के अंदर लिख दिया गया, इसके अलावा जितने भी फंक्शंस होंगे वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिटरमिन करेगा कि ये रेवेन्यू ऑफिसर ये काम करेगा। उसके बाद रिटेंशन ऑफ पावर बाय रेवेन्यू ऑफिसर ऑन ट्रांसफर। इसमें यह है कि अगर कोई बंदा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है तो उसकी पावर्स जो है वो उसके ट्रांसफर होने से चेंज नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल किसी एक तहसील का एक तहसीलदार था, उसको ट्रांसफर कर दिया गया किसी दूसरी तहसील में, तो उसके ट्रांसफर होने से उसकी पावर्स में कोई फर्क नहीं आएगा, वो दूसरी तहसील में जाके भी तहसीलदार ही होगा और उसके पास वो सारी पावर्स होंगी जो इससे पिछली तहसील में उसके पास थी। तो ये था जी आज का आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें, इससे हम इनकरेज होते हैं और पता चलता है कि हम किस तरह से इस अपने काम को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ ही हम साथ में एमसीक्यूज़ की वीडियो भी अपलोड किया करेंगे कि जिसमें आपको जो आज लेक्चर पढ़ाया ये लेक्चर आप सुनेंगे, उसके बाद उस वीडियो में कुछ इसी लेक्चर से रिलेटेड एमसीक्यूज दिए होंगे, तो आप उनको सॉल्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मुझे इस लेक्चर की कितनी समझ आई है। तो आज के लिए इतना ही। तो सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।